हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। माई सेल्फ नीतीश वर्मा। तो ठीक है, हम लोग लास्ट क्लास में ठीक कहाँ तक कर रखे थे भाई, सरफेस टेंशन का पार्ट कर रहे थे हम लोग लास्ट क्लास में। हम लोगों ने राइज ऑफ या फॉल ऑफ कैपिलरी राइज या कैपिलरी राइज और फॉल की क्वेश्चंस देखा था, हमने इक्वेशन देखा था। ठीक है, क्लियर। उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखे थे न्यूमेरिकल्स। और उसके आगे हम लोगों ने बात किया था भाई कैसे रेडियस ऑफ मेनिस्कस चेंज होता है, किस तरह यूट्यूब में लेवल ऑफ डिफरेंस हमने निकाला था चेंज ड्यू टू सरफेस टेंशन यानी कैपिलरी राइज। ठीक है, उस पर न्यूमेरिकल देखा था हम लोगों ने। आज की क्लास में बेटा हम सीधे सीधे बात करेंगे मिनिमम फोर्स की। किसकी? मिनिमम फोर्स। एक केस करते हैं हम लोग जिसमें बोलेंगे बेटा सिंपली मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू सेपरेट आउट टू ग्लास प्लेट्स। ठीक है, दो ग्लास प्लेट होंगे बेटा सिंपली, और उसके बीच वाटर भरा होगा, मतलब वाटर की एक फिल्म होगी। वाटर फिल्म के अगर डाल दिया जाए तो टू ग्लास प्लेट। ठीक है, जरा ध्यान से देखो इसको। तो ये केस बेटा हम लोग करते हैं क्योंकि कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है, तो जरा ध्यान से देखिए इसको। ठीक है, चलिए, तो पूछा है क्या, वे मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड कितना होगा दो ग्लास प्लेट के बीच। अगर ग्लास प्लेट के बीच हम क्या रख दें सिंपल सी बात है, मान लो सपोज दो ग्लास प्लेट है, इनके बीच वाटर फिल्म रखी हुई है, ग्लास प्लेट। ठीक है, तो वाटर फिल्म बेटा अगर देखा जाए तो ग्लास प्लेट कैसे दिखेंगे, तो सिंपल सी बात है, ग्लास प्लेट ऐसे होंगे और इनके बीच बेटा वाटर फिल्म रखी रहती है, वाटर फिल्म होती है। तो बहुत निकालने में तकलीफ, बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, हाई अमाउंट ऑफ फोर्स, तब जाके ये निकला होता। अपनी प्रैक्टिकल घर पे कर सकते हो आप, देखे रहोगे कि अगर किसी ग्लास प्लेट को दो चिपका दिया उसके बीच में वाटर फिल्म हो, ठीक है, तो वाटर फिल्म कैसा हो जाएगा भाई, वाटर फिल्म कुछ ऐसा हो जाता है। क्लियर, इस बीच में ये वाटर फिल्म है, ये ऊपर आपका ग्लास प्लेट, ये भी नीचे ग्लास प्लेट, और बीच में बेटा सिंपल सी बात है वाटर भर रखी है। ठीक है, तो भर रखी है मतलब वाटर फिल्म है, इतनी ज्यादा नहीं है, वाटर फिल्म बहुत छोटा सा फिल्म की बात कर रहे हैं, ये आपका वाटर फिल्म है, इसके बीच रखा हुआ बेटा, सिंपल सी बात है। तो पूछता है इनको सेपरेट आउट करने के लिए हमें मिनिमम कितनी फोर्स चाहिए। आसानी से बेटा ये छूटते नहीं है। क्लियर, तो इनको निकालने के लिए हमें कितना मिनिमम फोर्स की आवश्यकता होगी। वैसे तो इनको हमने छुड़ाते कैसे हैं भाई, हल्का सा स्लाइड करते हैं सो दैट। ठीक है, ये फोर्स एफ मिनिमम की बात की जा रही है। ठीक है, तो कितना फोर्स हमें लगाना पड़ेगा ताकि ये दोनों सेपरेट आउट कर सके इन ग्लास प्लेट को, जिनके अंदर क्या है, बीच में वाटर की एक फिल्म है। तो सिंपल सी बात है भाई, अगर हम देखें तो मान लेते हैं कि इसकी रेडियस अगर देखा जाए तो रेडियस इसकी कुछ मान लेते हैं आर है, मान लेते हैं ये थिकनेस टोटल टी है, मतलब इनके फिल्म की थिकनेस टोटल क्या है, टी। और ये रेडियस बेटा, रेडियस ऑफ मेनिस्कस ये दे रखा होगा, मान लो सपोज आर कितना है, मैं यहां लिख देता हूं, सिंपल सी बात है, वेयर टी इज द थिकनेस ऑफ वाटर फिल्म, टी थिकनेस ऑफ बेटा वाटर फिल्म, थिकनेस ऑफ वाटर फिल्म। ठीक है, थिकनेस ऑफ वाटर फिल्म। और बेटा सिंपली अगर देखा जाए तो आर क्या है, आर जो है बेटा सिंपली रेडियस ऑफ मेनिस्कस, जो उसके अंदर रेडियस ऑफ कर्व्ड सरफेस, या आप बोल सकते हो मेनिस्कस, कर्व्ड सरफेस। मेनिस्कस यहां बोलना सही नहीं है, बट कर्व सरफेस से आप समझो मेनिस्कस ही है। ठीक है, तो रेडियस ऑफ मेनिस्कस आप लिख सकते हो। ठीक, कितना फोर्स लगेगा हमें एफ मिनिमम बताना है ताकि इनको हम सेपरेट आउट कर सके। तो सिंपल सी बात है बेटा, ध्यान से देखो, क्या हम इस 2r को यहाँ पे टी लिख सकते हैं, क्या 2r ही टी है। और हमें पता चल गया कि यहाँ पे रेडियस ऑफ अगर निकालना चाहो तो वैसे हम टी दिया रहता है हमें, आर तो हमने खुद से माना है, तो हमें आर के बारे में वैसे भी नहीं पता है, तो हम इन टर्म्स ऑफ टी लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आर इज इक्वल टू टी बाई टू। ठीक, ये हमको पता चल गया। अच्छा, इसको निकालने के लिए हमें फोर्स कितना लगाना पड़ेगा, तो जरा ध्यान से देखो, बाहर की कितना प्रेशर है, बाहर में कितना प्रेशर है, तो भाई सिंपली इसके बाहर की बात करें तो पी नॉट प्रेशर है। यहां की प्रेशर की बात करें बेटा तो ये देखो कनकेव साइड है, किसकी साइड है, कनकेव साइड। और ध्यान से देखो तो ये कुछ इस तरह सा सरफेस बना हुआ है, ध्यान से देखिए, तो सरफेस आपका बेटा सिंपली ऐसा होगा, अगर ये दो ग्लास प्लेट है, अगर दो ये ग्लास प्लेट है तो इनके बीच का सरफेस इस तरह से बना होगा। सिंपली अगर ध्यान से देखो ये ग्लास प्लेट है तो इनके बीच में सरफेस बना रहा हूं, वो सरफेस इस तरह से बना होगा बेटा, सिंपली ये सरफेस आपका बना होगा। ठीक, ये सरफेस होगा आपका। तो जरा देखो इसकी बात करो बेटा, इस रेडियस की हम बात कर रहे हैं, इस रेडियस की अगर ध्यान से देखो
तो इस रेडियस की बात की जा रही है। ये वाली रेडियस तो वैसे भी नहीं है, इस रेडियस की बात कर रहा हूं मैं, ये वाली रेडियस, ठीक है। दूसरी तरफ तो कर्व पार्ट है नहीं। और कभी भी हमें अगर एक्सेस प्रेशर लिखना होता है बेटा, ध्यान से देख लो कि पी एक्सेस लिखना होता है, कभी भी इन जनरल की बात कर रहा हूं मैं, नोट करके यहां लिखा देता हूं। कभी भी इन जनरल एक्सेस प्रेशर लिखना होता है बेटा सिंपली, तो हमें लिखना चाहिए T अपॉन R1 प्लस T बाई R2। जैसा कि जरूरी नहीं है हमेशा दोनों रेडियस ऑफ कर्वेचर बराबर हो। क्लियर? जैसे हम लोग सोप बबल के केस में हमने देखा था भाई, अगर स्फीयर है तो स्फीयर के केस में क्या होगा, आपका R1 सेम होता है, ये भी सेम होता है, ड्रॉप है तो R1 सेम होता है, R2 सेम होता है। क्लियर? तो भाई सिंपल सी बात है, इधर का भी कर्व्ड पार्ट सेम, इधर का भी कर्व्ड पार्ट सेम, यानी दोनों का अगर बोले तो R इज इक्वल टू क्या होगा, R1 बराबर R2। ये आपका ड्रॉप होता है, तो ड्रॉप के केस में हम लोग एक्सेस प्रेशर याद है बेटा लिखते थे कितना, पी एक्सेस कितना लिखते थे भाई, T बाई आर, इधर का भी रेडियस T बाई आर। आप देखो ध्यान से, ये भी रेडियस आर है, और बेटा अगर ध्यान से देखो तो ये भी आर है, मतलब ये भी आर होगा, इधर का भी रेडियस आर है, तो दोनों कर्व पार्ट है तो T बाई आर, T बाई आर। तो हमें पता है कि जब हम पी एक्सेस लिखते थे इन केस ऑफ ड्रॉप, पी एक्सेस इन केस ऑफ ड्रॉप, ठीक, तो बेटा सिंपल सी बात है हम लिखते थे कितना, 2T बाई आर। क्लियर? अभी मैंने उस समय क्यों नहीं बताया, क्योंकि आपको चीजें समझ में आई थी, ठीक है, अदरवाइज कंफ्यूज होते हैं। अभी बताने का तरीका ये है क्योंकि यहाँ पे सिंपल सी बात है, रेडियस देखो ध्यान से, अब आप यहाँ पे जरा इससे कंपेयर करो कि इसमें एक्सेस प्रेशर हम लिखेंगे कितना। तो एक्सेस प्रेशर बेटा सिंपली हमें प्रेशर यहाँ पे एक्सेस ही मिलेगा, और वो एक्सेस प्रेशर पी इन की बात कर रहे हैं हम, तो पी इन और पी आउट, जस्ट बाहर की बात कर रहे हैं, तो पी इन और पी आउट की बात करें तो जरा ध्यान से देखो होगा कितना, यही प्रेशर है। पी आउट का तो हमने लिख दिया, पी इन कितना होगा तो वो हम लिखने चल रहे हैं। चलिए ध्यान से देखिए, तो इसका रेडियस क्या होगा भाई, इसकी रेडियस आपको आर मिलेगी, ठीक है, मैं इसका बता रहा हूं कि इसकी रेडियस बेटा आपको आर मिलेगी, जबकि दूसरे वाले इसके ट्रांसवर्सल ये वाले पार्ट का कोई रेडियस नहीं होगा क्योंकि ये फ्लैट है, तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा आपका इनफाइनाइट। तो आपको R1 तो R मिल रहा है बेटा, R2 क्या मिल रहा है, इनफाइनाइट। तो जब आप एक्सेस प्रेशर इस केस में लिखोगे तो फिल्म के केस में एक्सेस प्रेशर बेटा सिंपली T अपॉन R प्लस T अपॉन इनफाइनाइट लिखोगे। T क्या है, सरफेस टेंशन ऑफ, अब आपको वाटर फिल्म दे रखा है तो वाटर का सरफेस टेंशन जो कि 79 सेंटीमीटर के आसपास होता है। क्लियर? ये जीरो हो जाएगा बेटा, तो इस केस में आपका फिल्म के केस में P एक्सेस इन केस ऑफ फिल्म, इस फिल्म के केस में कितना आ जाएगा, सिंपल सी बात है, ये आ जाएगा बेटा सिंपली T अपॉन रेडियस R। मैं एक बार फिर से लिख देता हूं मैं, जरा ध्यान से देखो, तो T अपॉन रेडियस R। क्लियर? तो हम अब इसका यूज करेंगे, ठीक है, तो हम P इन लिख देंगे, तो P इन कितना होगा बेटा, कनकेव साइड प्रेशर P आउट में तो आपका P नॉट है, जो P इन लिखोगे लिक्विड के अंदर वो बेटा सिंपली P नॉट माइनस 2T बाई सॉरी 2T नहीं, यहाँ पे T बाई आर होगा बेटा, क्योंकि फिल्म की बात की जा रही है ना, तो T बाई आर। क्लियर? तो ये होगा, ठीक है, क्लियर? चलिए, तो हमने सिंपल सी बात है, हम लोग आते हैं पहले तो इस पे। क्लियर? तो कितना आ गया भाई, P एक्सेस इन केस ऑफ फिल्म, तो सिंपल सी बात है P एक्सेस इन केस ऑफ बेटा फिल्म के केस में जो कि अभी हमने देखा वो कितना आ रहा था, T बाई आर। और बेटा याद रख लो, किसी भी सरफेस के लिए अगर हमको P एक्सेस लिखना हो तो आप उसके दो चेक कर लो, क्या रेडियस ऑफ कर्वेचर, एक पे T1 बाई आर लिखते हैं, दूसरे पे T2 बाई सॉरी T बाई R2 लिखते हैं, और R1 R2 अगर दिया हो तो आप लिख लो, दो सरफेस होंगे तो बेटा डबल कर देंगे इन केस ऑफ सोप बबल। ठीक है, इन जनरल फार्मूला है ये, जनरल फार्मूला, ठीक है, जनरलाइज कर दिया मैंने फार्मूले को, ठीक, तो इन जनरल यही लिखते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? और पी एक्सेस आप ऐसे भी समझ सकते हो, पी एक्सेस ऐसे लिखो, या यहाँ पे आप पी एक्सेस क्या लिखोगे यहाँ से, तो पी एक्सेस आपका आ जाएगा कितना, यही आएगा, आप निकाल के भी देख सकते हो कितना, पी इन या पी आउट माइनस पी इन, कितना आ जाएगा भाई, तो सिंपल सी बात है, ये आएगा आपका पी नॉट माइनस ऑफ पी नॉट माइनस माइनस टी बाई आर, माइनस टी बाई आर। क्लियर? और आर रेडियस ऑफ कर्वेचर है, तो पी एक्सेस की वैल्यू कितनी आ गई, वही बेटा हमने सीधे वहां पे रख दिया, और यही जो प्रेशर डिफरेंस के कारण, इसी के कारण इस पर फोर्स लगेगा। क्लियर है? इसी के कारण बेटा फोर्स यहाँ पे लग रहा होगा, और ये प्रेशर कितना है और वो प्रेशर अलग है, इस कारण फोर्स इस पे लग रहा होगा। ठीक है, आई बात समझ में? चलिए, तो अब हम लोग बात करते हैं भाई, पी एक्सेस टी बाई आर हो गया,
टी एक्सेस को क्या लिखोगे भाई, एफ बाई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ ग्लास प्लेट। क्लियर, ग्लास प्लेट के एरिया पे लग रहा है, ठीक है, यही होगा प्रेशर। इसी के अगेंस्ट हमें काम करना पड़ेगा। जो अगर यहां से प्रेशर, वैसे तो यहां प्रेशर कम है, यहां से प्रेशर ज्यादा लग रहा होगा, ये प्रेशर कितना है, इसी के अगेंस्ट हमें काम करना पड़ेगा बेटा। तो वही है कि जो नेट फोर्स होगा हम वही निकालने जा रहे हैं। तो हमें ये एक्स्ट्रा प्रेशर जिसके कारण ये चिपका हुआ है उसके अगेंस्ट उतना ही प्रेशर लगाना पड़ेगा, उतना ही फोर्स लगाना पड़ेगा। तो सिंपल सी बात है, एफ एक्सटर्नल जो लगाएंगे वो एफ बाई ए ही लगाएंगे, और वो कितना होगा, टी बाई आर, टी बाई आर। और बेटा हमें आर तो हमें पता नहीं होता, वैसे रेडियस ऑफ मेनिस्कस है या कर्व सरफेस, तो आर के टर्म्स में हम क्या लिख सकते हैं इसको, तो सिंपल टी ए बाई आर, या आप समझो आर को हमने क्या लिखा था भाई, आर को हमने लिखा था बेटा टी बाई टू, तो हम आर की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, टी बाई टू। तो बेसिकली फोर्स क्या हो जाएगा, जो फोर्स हमारा रिक्वायर्ड हो जाएगा वो हो जाएगा कितना, तो टी इंटू ए बाई कितना, सीधे सीधे टी बाई टू, यानी कि सिंपल 2 टाइम्स टी इंटू ए बाई थिकनेस ऑफ फिल्म टी, या दोनों के बीच गैप। ठीक है, तो टी हमारा क्या था, सिंपली मैं फिर से लिख देता हूं, थिकनेस ऑफ फिल्म बिटवीन टू ग्लास प्लेट्स, या ग्लास प्लेट के बीच की गैप थी। ठीक है, वैसे भी गैप में अंदर फिल्म ही था। ठीक, एरिया क्या है, ए क्या है, एरिया ऑफ प्लेट, एरिया ऑफ ग्लास प्लेट। ठीक, ठीक है, बात आई समझ में। तो एरिया ऑफ ग्लास प्लेट, अब सीधे सीधे हम ये यूज कर लेंगे फार्मूला, और सीधे सीधे हमें कितना मिनिमम फोर्स, आपने करके देख रखा होगा प्रैक्टिकल। तो उसको बेटा ऐसे सिंपली दो लिक्विड, मान लो एक ग्लास टेबल है, ग्लास टेबल है, टेबल के ऊपर ग्लास प्लेट रखा हुआ है, या ग्लास की टेबल ही है, तो उसके ऊपर आप दूसरा ग्लास प्लेट या कोई एक ऐसा आप कोई लेंस वेंस रखो जिसका ग्लास का, और उसको पानी बीच में इसके थोड़े डाल दो और उठाओ, तो आसानी से ही उठता नहीं है, काफी फोर्स लगाना पड़ता है। वही फोर्स की बात हो रही थी कि मिनिमम कितना फोर्स लगाना पड़ता है। वैसे भी कैसे उठाते हैं हम इसको, हल्का सा इसको आगे की तरफ क्या करते हैं, खिसका देते हैं, सो दैट इनके जो इंटरलॉकिंग्स है, या आप समझो फ्लूइड जो फोर्स लगा रहा है इनके बीच थोड़ा एयर चला जाए, यानी कि ऊपर और नीचे बेटा, सिंपली ऊपर और नीचे इनके बीच में प्रेशर पी नॉट हो जाए, या सिंपल समझो इनके बीच जो विस्कोसिटी के जो लेयर्स हैं वो टूट जाए, ताकि ये आसानी से उड़ जाए। क्लियर है, तो इसलिए हम उसको हल्का सा सरका के तब ऊपर उठाते हैं, सो दैट ये हमें कम प्रेशर कम फोर्स लगाना पड़े, सो दैट दोनों जगह पे प्रेशर पी नॉट हो जाए। तो ये बेसिकली फील वाली बात है। ठीक है, और हमने फार्मूले से देख लिया कितना लगाना है मुझे फोर्स, तो हम सीधे सीधे इतना फोर्स लगाएंगे, तो बेटा जाके हमारा ये दो ग्लास प्लेट क्या होंगे, दोनों सेपरेट आउट हो जाएंगे। क्लियर है, बात आई समझ में यहां तक, सिंपल था ये। ठीक है, यानी कि हमें याद रखना होगा, हमें याद क्या रखना है, मैं ये चीज यहां पे बता रहा हूं बार बार, इसको नोट कर लेना है इसको, कि भाई जब भी किसी रैंडम सरफेस की बात होती है उस पर हमें एक्सेस प्रेशर लिखना है बेटा, कर्व सरफेस पे, तो आप दोनों तरफ के क्या कहते हैं, दोनों तरफ के आप क्या चेक करो। जैसे इस केस में हमारा क्या आ रहा था भाई, कुछ ऐसा फिल्म रहा होगा, फिल्म कुछ ऐसा दिख रहा होगा भाई, एक तरफ आपका तो कोई रेडियस नहीं है, दूसरी तरफ रेडियस ये दे रखा है, बोलो 90 डिग्री पे एक तरफ रेडियस ही है बेटा, इस तरफ कोई रेडियस ही नहीं है। क्लियर है, थोड़ी फील करने वाली बात है, ये 3D डायग्राम है। तो आप एक ही तरफ लिया आपने, दूसरी तरफ तो आपका R2 यानी R1 आपका सीधे सीधे R था, R2 बेटा सिंपली क्या था, फ्लैट सरफेस, फ्लैट सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, इनफाइनाइट, तो इसलिए हमने वहां पे इनफाइनाइट रख दिया और T बाई R हमारा आ गया था। ठीक है, चलिए क्लियर है, यहां तक बातें समझ में आई। इस पे कई बार सवाल भी पूछ सकता है, तो कितना फोर्स लगेगा भाई, तो सीधे सीधे फार्मूला याद हो जाए तो बहुत बढ़िया। टी थिकनेस है, ए क्या है, एरिया ऑफ ग्लास प्लेट। चलिए इस पे बेस एक सवाल हम लोग करते हैं, थोड़ा बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो इस पे सवाल हम लोग देखते हैं, तो क्वेश्चन आपके सामने स्लाइड पे दे रखा हुआ है, जरा इसको एक बार पढ़िए और ट्राई करिए। ठीक है, जरा इसको एक बार रीड करिए और ट्राई करिए। क्वेश्चन में क्या कह रहा है भाई, देखो, अ वाटर फिल्म ऑफ वॉल्यूम, वाटर फिल्म का वॉल्यूम दे रखा है बेटा। ठीक है, वाटर फिल्म का वॉल्यूम दे रखा है, ना कि एरिया दे रखा है। वहां पे एरिया क्या था यहाँ पे, हाँ वाटर बीच में रखा हुआ है, तो एरिया ऑफ फिल्म होगा ग्लास प्लेट, एक ही बात है, क्योंकि फिल्म पूरे ग्लास प्लेट में है। तो जरा देख लो यहाँ पे, क्लियर, यहाँ पे मैं फिल्म भी लिख देता हूँ ताकि याद रहे, क्योंकि फिल्म पूरे ग्लास प्लेट पे है, तो एरिया आप वही लोगे ना। तो बोला है कि 0.5 सेंटीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम दे रखा है, इज हेल्ड बिटवीन टू ग्लास प्लेट्स ऑफ थिकनेस, ग्लास प्लेट का थिकनेस मतलब एरिया फिल्म का दे रखा है इतना। फाइंड द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू सेपरेट देम, कितना हमें
इनको मिनिमम फोर्स चाहिए, टी की वैल्यू आपको 17 डाइन पर सेकेंड दे रखा है, पर सेंटीमीटर दे रखा है। तो बेटा सिंपल सी बात है, अब इसको हमें करना है, क्वेश्चन आपके सामने है, अब इसको हमें सॉल्व करना है। तो सीधे सीधे क्या करें, तो भाई अभी तो हमने देखा है क्या कि सीधे सीधे फोर्स कितना आ गया, याद कर लो तो बहुत बढ़िया है, सीधे सीधे फार्मूला क्या हो जाएगा भाई फोर्स, तो सिंपल सी बात है बेटा, मैं लिख देता हूं इसको। तो फोर्स जो रिक्वायर्ड फोर्स यानी रिक्वायर्ड फोर्स जो भी आएगा, ठीक है, रिक्वायर्ड फोर्स जो भी आएगा बेटा, सिंपली F इज इक्वल टू क्या लिखोगे इसको, F इज इक्वल टू कितना आया था भाई 2TA बाई कितना स्मॉल t, वेयर स्मॉल t इज द थिकनेस, वेयर स्मॉल t इज द थिकनेस, A इज द एरिया। क्लियर, तो चलो वैल्यू पुट करते हैं। अब हमें एरिया नहीं पता, अब क्या करें, हमें वॉल्यूम तो दे रखा है, तो वॉल्यूम दे रखा है तो वॉल्यूम को क्या लिखोगे भाई, सिंपली वॉल्यूम दे रखा है तो वॉल्यूम को क्या लिखोगे, एरिया इनटू थिकनेस, यही तो वॉल्यूम होगा, क्यों, यस और नो। तो यहां से एरिया कितना आ जाएगा भाई, जरा निकाल के रख दो, तो एरिया हो जाएगा बेटा सिंपल वॉल्यूम अपॉन थिकनेस, वॉल्यूम दे रखा है आपको 0.05 सेंटीमीटर क्यूब, 0.05 सेंटीमीटर क्यूब। तो आंसर हम लोग सेंटीमीटर क्यूब डाइन में ही आंसर लाते हैं, फिर चेंज कर लेंगे, सेंटीमीटर क्यूब है डिवाइडेड बाई थिकनेस कितना दे रखा है, ये भी सेंटीमीटर में। चलो तो हम जो निकालना है भाई वो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, कितना आ जाएगा भाई, इसको मल्टीप्लाई कर दो 10 से, तो ये कितना आ जाएगा 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया आ जाएगा। क्लियर, बात आई समझ में। चलिए, और थिकनेस भी इतना दे रखा है, चलो वैल्यू पुट करते हैं, हमें सब कुछ मिल गया। तो फोर्स 2 इंटू टी, टी कितना दे रखा है 70 ग्राम पर सीसी, सॉरी पर सेंटीमीटर यहाँ पे, ठीक, तो इसमें रख दिया हमने टेंशन। एरिया कितना दे रखा है भाई 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। नीचे टी कितना दे रखा है 0.1 सेंटीमीटर। तो भाई सिंपल सी बात है, जो ये आंसर हमारा आया है इसमें सब हमने डायमेंशन सेंटीमीटर में रखा हुआ है, तो ये आएगा क्या, इतना डाइन फोर्स। क्लियर, ठीक है, तो जरा निकालो कितना आ रहा है ये, तो बेटा सिंपली ये कितना आ जाएगा, जरा सॉल्व करो, तो यहां से 0.1 से ये 5 हो जाएगा, और 5 इंटू 7 0, तो ये आ जाएगा आपका 700, ठीक है, 700, एक जीरो तो यहाँ खा गया, एक जीरो, ठीक, तो 5 7 350, 352 टाइम्स इतना डाइन, कितना आया, इतना डाइन का फोर्स लगा। या आप सब चाहो तो इसको न्यूटन में बदल सकते हो भाई, 700 एक डाइन बराबर कितना होता है भाई 10 टू द पावर -5 न्यूटन। क्लियर, तो ये कितना आ जाएगा, तो 7 इंटू 10 टू पावर -3 न्यूटन का फोर्स लगेगा। क्लियर, बात आई समझ में। तो बहुत छोटा सा फोर्स है, 7 इंटू 10 टू पावर -3 न्यूटन का फोर्स यहाँ पे लग रहा है, तो इतना फोर्स लगा के हम इसको खींच लेंगे। ठीक है, बात आई समझ में, ठीक, क्लियर। तो ये प्रैक्टिकल डेटा भाई, इतना फोर्स हमें लगाना पड़ेगा। ठीक है, इसको खींचते ऐसे भी नहीं है, इसको पहले क्या करते हैं, तोड़ते हैं, तोड़ने के बाद इसको क्या करते हैं, इसको तोड़ने के बाद फिर हम इसको खींचते हैं। ठीक है, तो इतना फोर्स यहाँ पे लग रहा होगा। तो बेटा सिंपल सी बात है, ऐसे सवाल आए तो हो जाने चाहिए। ठीक है, इजी कॉन्सेप्ट है, कोई ज्यादा ऐसा कॉन्सेप्ट बड़ा कॉन्सेप्ट है नहीं, इजी कॉन्सेप्ट है कि किस तरह से निकाले थे हम लोग देख लिया। ठीक है, चलिए एक और बात पे आते हैं, एक और सवाल, एक चीज करते हैं इसमें। हमने ये तो क्वेश्चन कर लिया, अब हम लोग बात करते हैं सीधे सीधे कैपिलरी राइज किस किन बातों पे डिपेंड करता है। तो जरा ध्यान से देखो, कैपिलरी राइज किन किन बातों पे डिपेंड करेगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब इसमें कई केसेस बनते हैं, जैसे कि मैं केस 1 ले लेता हूँ। अगर हम कैपिलरी राइज वाला फार्मूला लिखें तो क्या था भाई, सीधे सीधे कि H इज इक्वल टू कितना था 2T अपॉन रो जी आर। पहले तो समझ में आना चाहिए यहाँ पे R क्या है, रेडियस ऑफ ट्यूब, नहीं, ये रेडियस ऑफ मेनिस्कस है। क्लियर, ये जो फार्मूले में आप रेडियस ऑफ मेनिस्कस रखते हो तो ये फार्मूला आता है 2T cos थीटा अपॉन रो जी बेटा सिंपली स्मॉल r। ठीक है, कुछ भी हो, दोनों फार्मूले आपके सामने दे रखे हैं, एक जिसमें r रेडियस ऑफ मेनिस्कस है, एक में r रेडियस ऑफ मेनिस्कस है, दूसरा क्या है भाई, रेडियस ऑफ मेनिस्कस है। ठीक है, मेनिस्कस, मेनिस्कस मतलब वो जो कर्व सरफेस लिक्विड पे बनता है। स्मॉल r क्या है भाई, ये आपको रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब, रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब है। ठीक है, आई बात समझ में, क्लियर। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। हाँ, चैनल्स के बीच पे पूछ सकता है, वो भी हम लोग देख लेते हैं। खैर, अगर हम देखें किसी एक लिक्विड स्फीयर के लिए cos थीटा, थीटा फिक्स, रेडियस दे रखा होगा, रेडियस फिक्स, ये फिक्स, तो h किन बातों पे डिपेंड कर रहा है भाई, एक तो h डिपेंड कर रहा है किस पे, 1/g पे। क्लियर, 1/g पे, यानी कि अलग अलग जगह पे जाओगे तो ग्रेविटी अलग अलग होगी, और ग्रेविटी अलग अलग होगी तो बेटा कैपिलरी राइज भी अलग अलग होगा। क्लियर, कैपिलरी राइज भी अलग अलग होगा। ठीक है, ठीक, बात आई समझ में।
चलिए तो हम लोग बात करते हैं सिंपली केस 1 की, देखते हैं कहां पर कैसे कैपिलरी राइज होगा। ठीक, तो केस 1 की बात करें, केस 1 की बात करते हैं, केस 1 की बात करते हैं, जरा देखो ध्यान से। तो केस 1 की बात करें, केस 1 यानी कि मान लो सपोज दैट इस मरकरी को, ठीक है, इस कैपिलरी को हम लेके जाते हैं किसी हाइट h ऊपर, ठीक है, यानी कैपिलरी राइज की बात करेंगे, कैपिलरी राइज एट हाइट h फ्रॉम अर्थ सरफेस, फ्रॉम अर्थ सरफेस। तो भाई सिंपल सी बात है, अर्थ सरफेस के ऊपर जाओगे तो कैपिलरी राइज घट जाएगी बढ़ जाएगी, देखते हैं भाई। तो ग्रेविटी तो अलग हो जाएगा, तो कैपिलरी राइज पे फर्क पड़ेगा, ठीक है। लेट हम मान लेते हैं कि लेट H1 इज कैपिलरी राइज जो है, राइज एट अर्थ सरफेस, ये अर्थ सरफेस पे है, क्लियर। और दूसरा S2 जो है वो बेटा सिंपली कैपिलरी राइज कहां पे है, ये जो S2 जो है वो कैपिलरी राइज है बेटा सिंपली कहां पर, एट हाइट h फ्रॉम अर्थ सरफेस। ठीक, हमने ये मान लिया कि ये जो कैपिलरी राइज H2 है बेटा कहां से है, फ्रॉम अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस से h ऊपर जब हाइट पे जाओगे तो वहां पे आपकी ये कैपिलरी राइज H2 होगी। तो भाई सिंपल सी बात है, H1 हम क्या लिखेंगे, H1 तो हमने सीधे सीधे लिख लिया, H1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/g। अच्छा, जब H2 लिखोगे बेटा तो H2 क्या लिखोगे, तो इफ अगर हम लिखे तो 1 अपॉन क्या लिखेंगे भाई, g डैश, 1 अपॉन g डैश। और g डैश क्या लिख सकते हैं भाई, h हाइट ऊपर, तो g डैश आपका होता है g 1 माइनस 2h/r। ऊपर जाने पे बेटा ये ऐसा होता है कब, मैं जरा इसको स्पेसिफाई कर दो तो हमेशा ऐसा नहीं होगा, कहने का मतलब कब कि when h is less than r, when रेडियस ऑफ अर्थ से कम हो, रेडियस ऑफ अर्थ से कम हो, इन दैट केस बेटा, इन दैट सिनेरियो जो g डैश होता है आपका, वो g यानी ये सरफेस वाला g है, इनटू 1 माइनस 2h अपॉन r के बराबर होता है। वेयर r इज द रेडियस ऑफ अर्थ, वेयर r इज द रेडियस ऑफ अर्थ, वेयर r इज द, मैं मेंशन कर देता हूं, आप कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे r क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ। यानी कि जब बहुत ऊपर नहीं जा रहे हैं, मतलब अर्थ से बहुत ज्यादा 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर या 200 किलोमीटर जा रहे हैं, तो उसमें वेरिएशन जब बेटा सिंपल सी कितनी लिखते हैं, जी डैश इक्वल टू जी टाइम्स, ऊपर जाने पे देखो पहली बात तो ये समझो कि अर्थ सरफेस से जब ऊपर भी जाते हैं तो भी हमारा जो क्या बोलते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो भी घटता है, नीचे भी जाते हैं अर्थ के अंदर भी जाते हैं डिग करके तो भी हमारा जी घटता है। तो कहने का मतलब जी डैश हमारा ये समझ में आ गया। ठीक, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं भाई, H2 बाई H1 इज इक्वल टू कितना आएगा भाई, तो G अपॉन G डैश आएगा, इन दोनों को डिवाइड करिए, इन दोनों को डिवाइड करिए तो कितना आ जाएगा भाई, G डैश, एक मिनट, G अपॉन G डैश आएगा, क्लियर। और हमें पता है बेटा सिंपल सी बात है, अगर मैं रिलेशन लिखूं तो H1 H2 कितना हो जाएगा, तो G डैश की वैल्यू क्या है भाई, G टाइम्स 1 माइनस 2h/r। ठीक, नीचे G इंटू H1, जी ने जी को मार दिया, जी ने जी को मार दिया, तो सिंपली हम क्या लिखेंगे, कितना आएगा सरफेस से, तो यहां पे हम थोड़ा सा इसको यहीं पे लिख देते हैं। ठीक, तो ये केस नंबर 1 में कितना आ जाएगा कि भाई कैपिलरी राइज, तो हम लिख सकते हैं इसको कि जो H2 आ रहा है बेटा सिंपली वो आ रहा है 1 माइनस 2h/r, वेयर h इज द हाइट ऑफ फ्रॉम सरफेस, और इनटू क्या था, ये H1 था, कितना था, इनटू H1। ठीक, तो H1 आएगा, क्लियर। इतनी हाइट यानी कि पहले से कम आएगा जब ऊपर जा रहा है, जो कि हमें सबसे लग ही रहा है कि जी की वैल्यू घट रही है, तो ज्यादा आएगा कम आएगा, जी की वैल्यू घटेगी तो ज्यादा आएगा, कितना ज्यादा, ऊपर की तरफ लिख के जा रहे हैं हम लोग, तो 1 माइनस, उल्टा लिखा ना हमने, जी डैश नीचे रहेगा, सॉरी यहाँ पे ब्लेंडर मिस्टेक। ठीक, थोड़ा ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक मिस्टेक है बेटा, सिंपल सी बात है, जी नीचे है, H2 जब लिखेंगे तो जी नीचे आएगा ना, तो देखो गड़बड़ी यहीं पे था,
जरा ध्यान से देखो, तो हम इसको लिखेंगे बेटा सिंपली, तो H2 इज इक्वल टू क्या, G डैश की जब वैल्यू छापेंगे तो कितना हो जाएगा, और ये G डैश दो बार नहीं है, G डैश नीचे है, G डैश नीचे आएगा, डिवाइड कर लो भाई इसको, तो कितना आ जाएगा, तो G अपॉन G टाइम्स 1 माइनस 2H बाई R नीचे रहेगा, इंटू यहाँ पे बेटा सिंपली H1 इधर कर दिया, G ने G को मार दिया, और ये ऊपर जाएगा तो सीधे हम क्या लिख सकते हैं, H2 इज इक्वल टू वॉट, ऊपर लेके जाकर हम इसको लिख सकते हैं क्या, 1 प्लस बेटा सिंपली 2H बाई आर, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं, इंटू H1, यानी कि ऊपर जाके ये थोड़ा बढ़ जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि G घट रहा था। क्लियर, हाइट पे G वैल्यू कम होगी तो पक्की बात है H2 जो है H1 से ज्यादा आएगा, क्योंकि H यहाँ पे कम है, H लेस देन R है, इसलिए हम 1 माइनस 2H बाई R जो कि ऊपर जाता तो -1 होता, इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस 2H बाई R। क्लियर, हमने यही लिखा यहाँ पे और कुछ नहीं लिखा। ठीक, क्लियर, आई बात समझ में, तो ये इतना हो जाएगा। क्लियर, कब ऊपर जाएगा अर्थ के, ठीक है, क्लियर। चलिए, अगर मैं बोलूं कि यार बहुत ज्यादा जा रहा है ये ऊपर, मतलब बहुत हाइट H बहुत बड़ी है, इफ मैं यहां लिख देता हूं, यहां पे लिख देता हूं कि इफ H, क्योंकि बेटा वेरिएशन ऑब्जेक्टिव सवाल भी आ जाते हैं कि इफ H इज कंपेरेबल टू रेडियस ऑफ R, देन बेटा सिंपली हम G डैश का जो फार्मूला लिखते हैं, वो G डैश का फार्मूला क्या लिखते हैं, G अपॉन RE प्लस H का होल स्क्वायर, RE प्लस H का होल स्क्वायर, RE मतलब आप R की बात कर रहे हैं, रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है, रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक, तो ये फॉर्म लगाएंगे। तो अगेन अगर हमें लिखना हो जब ऐसी सिचुएशन हो, अभी हमने किसके लिए बताया था, जब H बहुत छोटा हो यानी कंपेरेबल ना हो किसके, रेडियस ऑफ अर्थ के, ये क्या है आपका रेडियस ऑफ अर्थ, अगेन मैं लिख देता हूं रेडियस ऑफ अर्थ, बात आई समझ में, रेडियस ऑफ अर्थ। क्लियर, चलिए, तो अगर इस केस में हमें लिखना हो तो H2 अपॉन H1 क्या लिखेंगे भाई, तो H2 अपॉन H1 G अपॉन G डैश की जगह क्या लिख देंगे, G डैश की जगह बेटा सिंपली G अपॉन G डैश की जगह हम क्या लिख देंगे, सिंपली G अपॉन RE प्लस RE मतलब R प्लस H का होल स्क्वायर, ठीक है, और ये G कैंसिल, तो बेटा सिंपली हो जाएगा क्या, H2 इज इक्वल टू कितना, R प्लस H का होल स्क्वायर इंटू H1 तो देख लो बेटा इस तरह से ये चीजें बढ़ेंगी, कब, ये तब की बात है जब ये सिचुएशन हो, कहने का मतलब 2R 3R के टाइम्स भेजा जा रहा है, और ये फार्मूला तब लगेगा बेटा सिंपली जब क्या सिचुएशन हो, व्हेन R इज लेस देन G। क्लियर, ठीक, तो बात आनी चाहिए समझ में, ठीक है, क्लियर। देखो यहां भी बढ़ रहा है, वहां भी बढ़ रहा है, ठीक है, दोनों केसेस में बढ़ रहा है, ठीक। और तीसरा केस मान लेते हैं कि जब, तो बेटा सिंपल है, यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा केस कि भाई इसे किसी डेप्थ पे हम लेके जा रहे हैं, ठीक है, दूसरा केस पे आते हैं, किसी इसको डेप्थ पे लेके जाते हैं तो फिर क्या होगा, तो कहने का मतलब केस 2 की बात कर रहे हैं हम, ठीक, केस 2 की बात, सब कुछ वही है, केस 2 की बात करते हैं हम लोग। अभी हमने केस 1 और केस 1 की बात की, कैपिलरी राइज एट द हाइट h फ्रॉम अर्थ सरफेस, अब हम बात कर रहे हैं किसकी, कैपिलरी राइज एट अ डेप्थ ऑफ d फ्रॉम अर्थ सरफेस। सिंपल सी बात है, कैपिलरी राइज एट डेप्थ d फ्रॉम अर्थ सरफेस, किस हिसाब से बदलता है कैपिलरी राइज, तो ये हम देखते हैं, डेप्थ d फ्रॉम अर्थ सरफेस। तो जरा ध्यान से देखिए कि अभी मैंने बताया भाई एट डेप्थ d जो फार्मूला लगेगा वो कौन सा लगेगा, तो बेटा सिंपली हम g डैश जब लिखेंगे वो हम लिखते हैं g 1 माइनस d बाई आर, इसके लिए एक ही फार्मूला लगता है, चाहे किसी डेप्थ पे जाओ, सेंटर की बात करेगा तो d को r रखोगे तो g की वैल्यू 0 हो जाएगी। क्लियर, ठीक है, बात आई समझ में। तो कहने का मतलब अगर हम देखें तो भाई सिंपल सी बात है, अगर मैं फिर से मानूं कि h हाइट था और h2 हाइट, लेट मैं फिर से लिख देता हूं, लेट h2 जो है ये है आपका कैपिलरी राइज एट डेप्थ d, ठीक, और जो h1 था वो क्या था,
सिंपली कैपिलरी राइज, फिर से मैं लिख देता हूं, एट अर्थ सरफेस। ठीक, तो सिंपल सी बात है बेटा, क्या लिखेंगे, तो H1 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू G, और H2 अभी हमने बोला कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू G डैश, और G डैश की वैल्यू डेप्थ के साथ हम ऐसे लिखते हैं। तो सिंपल सी बात है बेटा, क्या लिखेंगे, तो सिंपल सी बात हम यहां से लिखेंगे H2 बाई H1, H2 बाई H1, जो कि वैल्यू छापेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो कितना हो जाएगा, तो भाई सिंपल सी बात है 1 बाई जी डैश, यानी जी डैश नीचे आएगा आपका, और यहाँ पे क्या आ जाएगा जी, क्लियर, जी डैश नीचे आएगा और यहाँ पे आ जाएगा जी, और इसको करेंगे सॉल्व बेटा, तो सिंपली सी बात है, सिंपल सी बात है, तो H2 बाई H1 इज इक्वल टू H2 बाई H1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो नीचे जी डैश है यानी कि जी इंटू 1 माइनस बेटा डेप्थ डी बाई रेडियस ऑफ अर्थ आर, ऊपर क्या था जी, तो जी जी गेट कैंसिल, और H2 इज इक्वल टू अगर लिखा जाए तो ये लिखेंगे 1 माइनस डी बाई आर पे पावर -1, तो वैसे भी बढ़ रहा है बेटा सिंपली इंटू H1, और सिंस इफ, यहां लिख देता हूं, इफ डी बहुत छोटा है रेडियस ऑफ आर से, देन हम बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं, देन H2 बेटा सिंपली क्या हो जाएगा, सीधे सीधे 1 प्लस डी बाई आर हो जाएगा इंटू H1, क्लियर। तो कहने का मतलब यहाँ भी आपकी कैपिलरी राइज यानी H2 बड़ा हो जाएगा, सिंपली H2 बड़ा हो जाएगा सिंपली किससे, H1 से। तो ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं, क्लियर है, बात आई समझ में। और ऐसा करने से क्या लिख सकते हैं हम, 1 माइनस डी बाई आर -1 को अप्रोक्सीमेटली 1 प्लस डी बाई आर लिख सकते हैं, बाइनोमियल लगा सकते हैं। अगर नहीं है तो हमारा आंसर यहीं पे हो जाएगा, क्लियर। लेकिन फिर भी हमें लगता है कि भाई सिंपल सी बात है, जैसे जैसे आप डेप्थ पे जाओगे, कहने का मतलब यहाँ पे कैपिलरी राइज बढ़ेगा, ठीक, कैपिलरी राइज बढ़ेगा। बोलेगा कोई सेंटर ऑफ अर्थ पे क्या होगा भाई, तो सेंटर ऑफ अर्थ के लिए हम क्या लिखेंगे, एट सेंटर ऑफ अर्थ, या बोले फ्री फॉल के लिए, फ्री फॉल के केस में कितना हो जाएगा भाई जी, ये भी लिख दो, फॉर और फॉर फ्री फॉल, फ्री फॉल ऑफ, फॉर फ्री फॉल और फॉर फ्री फॉल ऑफ कंटेनर, फ्री फॉल ऑफ, फ्री फॉल के लिए क्या हो जाएगा, या आप बोल सकते हो इन फ्री स्पेस। इन तीनों केस के लिए बेटा एक ही आंसर है, कई बार पूछ लिया जाता है कि होगा क्या, मैं तो बता यहाँ पे बात कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो भाई फ्री फॉल के लिए जी की वैल्यू क्या हो जाती है, जी की वैल्यू सीधे सीधे जी इफेक्टिव हमारा क्या हो जाएगा, 0। फ्री स्पेस एट द सेंटर ऑफ के लिए, सेंटर के लिए वैल्यू रखेंगे तो कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट, तो 0 रखोगे तो कहने के लिए सब में h टेंडिंग टू इनफाइनाइट, मतलब जितनी सफिशिएंट लेंथ की ट्यूब थी एकदम जस्ट ऊपर आ जाएगा, यानी कि लिक्विड, लिक्विड राइज टिल होल लेंथ ऑफ, होल लेंथ ऑफ ट्यूब, बट लिक्विड बाहर गिरेगा नहीं, रेडियस इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है, क्लियर, बात आई समझ में। तो भाई लिक्विड राइज कहां तक हो जाएगी इन तीनों केसेस के लिए, इन तीनों केसेस के लिए बेटा सिंपल यही आंसर है, आप नोट करके इसको लिख लो कि लिक्विड राइज तो होगा इनफाइनाइट, इनफाइनाइट मतलब एग्जिस्ट नहीं करेगा। आप सिंपल सी बात करो कि जितनी सफिशिएंट लेंथ वाली ट्यूब होगी उसमें पूरी होल लिक्विड यहां तक चला जाएगा, और लिक्विड डज नॉट स्पिल ऑफ, लिक्विड डज नॉट स्पिल ऑफ, ये भी पॉइंट लिख लीजिए यहाँ पे, लिक्विड does not spill out, ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगा अपना आप मैनेज कर लेगा, ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ पे मैनेज कर जाएगा, ठीक है। तो ये बेटा सिंपली इतने न्यूमेरिकल्स, इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स या आपको सीधा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें मिलते हैं जो मेरी केसेस अभी हमने किया, ठीक है। और पहली बात कि जो रेडियस होता है, रेडियस सॉरी जो हाइट राइज होता है कैपिलरी, किसी एंगल पे डिपेंड नहीं करेगा, हमेशा मेनिस्कस पे रहेगा, ठीक है ना, शेप और साइज ऑफ कंटेनर ट्यूब पे डिपेंड करता है। तो ये सब पॉइंट्स आपको मॉड्यूल में भी दे रखे हैं, ठीक, क्लियर। तो यहां तक चीजें समझ में आनी चाहिए, आई बात समझ में, क्लियर है। तो ये लास्ट में स्लाइड में कर दिया। और बेटा सिंपल सी बात है, फिजिक्स बहुत आसान है, क्लियर है। फिजिक्स में सिंपल सी बात है, फिजिक्स बहुत आसान सब्जेक्ट होता है। फिजिक्स में होता है जैसा कि नाम ही है फिजिक्स, तो फिजिक्स में बेटा सिंपली फिजिक्स, नीचे आपको दिया रहता है ICS, मतलब सिंपल सी बात है, इससे कोई डरने की जरूरत नहीं। इसका मतलब होता है आई कैन सॉल्व, और फिजिक्स जितना आप सॉल्व करोगे
इट्स लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड। जितना बेटा फिजिक्स आप सॉल्व करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह आपको उतनी ही एनर्जी, उतनी ही काइनेटिक एनर्जी मिलती जाएगी। जैसे जैसे आप सिंपल समझो, ये जो फिजिक्स है वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह है। इलेक्ट्रिक फील्ड में आप जितना आपको अपने आप को झोंकोगे, यानी कि अपने आप को जितना ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करोगे अपने आप से, उतनी ज्यादा बेटा तुमको काइनेटिक एनर्जी अचीव होगा, उतनी ज्यादा आपकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी इन द सेंस ऑफ एक्यूरेसी, क्लियर, पेस, ये सब आपके बढ़ जाएंगे। सॉल्व करने के पेस, स्पीड आपकी बढ़ जाएगी। समझ में आया? तो भाई सिंपल सी बात है, फिजिक्स इज वेरी वेरी इजी सब्जेक्ट। ठीक है, इसका मतलब ये होता है आई कैन सॉल्व। ठीक है, क्लियर? फिजिक्स में ये जो पार्ट है ICS मतलब आई कैन सॉल्व। ठीक, तो बेटा सिंपल सी बात है, क्लियर? तो इसको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है। ठीक है, और विद कॉन्सेप्ट, प्रैक्टिस एंड कॉन्सेप्ट, थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल, थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल। ठीक है, तो फिलहाल ये चैप्टर आपका बेटा सिंपली यहाँ पे एंड होता है। इसके बाद हम लोग कल के क्लास में, नेक्स्ट क्लास में जो भी होगा, असाइनमेंट डिस्कस करेंगे, जो कि असाइनमेंट आपको जा चुका है। तो असाइनमेंट 4, 5, 6 ये असाइनमेंट एक साथ डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, और ये आपका चैप्टर यहाँ पे फ्लूइड मैकेनिक्स खत्म होता है। ठीक, फ्लूइड मैकेनिक्स, और बहुत अच्छे से हम लोगों ने इसको पढ़ा है। ठीक, अभी भी मैं बोल देता हूं कि अभी भी चीजें रिवाइज कर लो एक बार, ताकि ढंग से ये चीजें समझ में एक बार आ जाए। एक बार चीजें समझ में आ जाएंगी बेटा तो तुमको सब आसान लगेगा। ठीक है, बट मैं बार बार बोल रहा हूं कि प्रैक्टिस के साथ करना है इसको। जैसे थ्योरी पढ़ लिए सोना नहीं है, प्रैक्टिस कर लेना उसके क्वेश्चंस तो सोना है, अदरवाइज आपको थ्योरी पढ़ने का कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, बात आई समझ में? और फिजिक्स से बेटा डरना नहीं है, फिजिक्स इज वेरी इजी सब्जेक्ट। ठीक, सिंपल सी बात है, इसमें लिखा खुद ही छिपा हुआ आई कैन सॉल्व, आप भी कर सकते हो। क्लियर है? बस इतना याद रखना कि फिजिक्स बहुत प्यारा सब्जेक्ट है। ठीक है, थैंक यू। तो फिलहाल के लिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसमें असाइनमेंट का सोल्यूशन में यहाँ पे कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू।